वेलकम है बॉस। वेलकम है बॉस आपका आज के इस शानदार वीडियो में। और आज का वीडियो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज हम लोग एक बुक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो बुक टोटली बोलते ना हैबिट के ऊपर पूरी बुक है। और जिस बुक को पढ़ के हम लोग अपनी एनीवे बोलते ना इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को टॉप अचीवर बनाने के लिए इस बुक से हम लोग 7 हैबिट के बारे में सीखेंगे। और जैसा जैसा इस बुक के बारे में बताया गया, बुक के अंदर कैसे कैसे हैबिट्स बनानी चाहिए, लगभग 7 हैबिट्स इस बुक के अंदर बताई गई हैं। इन 7 हैबिट्स को हमें समझना होगा और उनको अगर अपनी लाइफ में हम उतार लें और बुक के हिसाब से चलें तो आपको भी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर टॉप अचीवर बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो ये बुक जो है ना पूरी हम लोग रीड करेंगे और इस बुक को रीड करने के लिए समय ज़्यादा लगेगा। लगभग कोशिश करूंगा मैं कि कम टाइम के अंदर ही आपको मैं इस पूरी बुक को पढ़ा सकूं या हम लोग डिस्कस कर सके बुक के बारे में, राइट। लेकिन आप पूरा वीडियो ये देखिएगा। एक और काम करिएगा, आपके पास एक डायरी रखिएगा। जैसे जैसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 7 हैबिट के बारे में, राइट, वो सभी बुक जो है ना बुक के अंदर आप अपने डायरी के अंदर लिखते जाइएगा जो भी इस बुक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की इस शानदार हैबिट के ऊपर जो ये आधारित है बुक, इसको हम लोग रीड करते हैं। और ये ऐसी बुक है, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी लोग टॉप पे पहुंचे हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं मेरी गारंटी है कि ये 7 हैबिट इस बुक से लेके वो जरूर फॉलो कर रहे होंगे। और अगर मेरे बारे में भी आप पूछें तो ये इस बुक ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव किया है, सोचने का तरीका ही पूरा चेंज कर दिया है। और मैंने भी बहुत बड़े लेवल पे इस बुक को फॉलो किया है और भी कोशिश कर रहा हूँ इस बुक के बताए हुए पॉइंट को फॉलो कर रहा हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बुक में दिए हुए सभी पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। पूरी बुक को ध्यान से रीड करते हैं और ऐसी 7 कौन सी हैबिट हैं जिनको हमें अपने अंदर डालना चाहिए और जिससे कि हमारी लाइफ में बदलाव हो सके। तो शुरू करते हैं वीडियो को और मैं आपको लेके चलता हूँ बुक की तरफ और पूरी बुक को ध्यान से और लास्ट तक जो है ना हम लोग रीड करेंगे, समझेंगे। और आप जो है ना डायरी पेन के साथ लिखते रहिएगा। बुक को पूरा डिटेल में समझते हैं कि ये बुक क्या कहती है हमें। और ये बुक जो है ना, इस बुक का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, राइट। और ये बहुत ही शानदार बुक है। तो हम लोग पढ़ते हैं इस बुक को, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इस बुक के जो राइटर हैं उनका नाम है स्टीफन आर कवी, जिन्होंने इस बुक को लिखा है, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इनका। ये स्टीफन आर जो कवी हैं, ये अमेरिका के एक एजुकेटर हैं, राइट, ऑथर भी हैं और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, सेल्फ मेड भी हैं। तो अच्छा खासा इनको लाइफ में अनुभव है और एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी है। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बुक है इसमें 7 ऐसी कौन सी हैबिट बताई गई हैं जिनको हम अपनाएं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं उन सभी लोगों के लिए ये बुक 100% कंपलसरी है। ये 7 जो हैबिट इस बुक में बताई गई हैं, ये सभी हैबिट्स आपके लिए कंपलसरी हैं। आपको ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस बुक के बारे में। सबसे पहली चीज जो इस बुक में बताई गई है वो ये बताई गई है कि एक्चुअली ये जो दुनिया है, इस दुनिया को हम इस पूरी दुनिया को अपने नजरिए के हिसाब से देखते हैं जैसे हम होते हैं। आप समझ रहे हैं, हम आप लोगों में से जितने भी लोग हैं इस दुनिया को देखते उस तरीके से, उस नज़र से हैं जैसे एक्चुअली हम हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये बुक बता रही है कि अगर हम लोग अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं तो हम लोगों को हमारे सोच के अंदर बदलाव लानी होगी। मतलब अगर आपकी लाइफ में बदलाव करना चाहते हैं आप, राइट, अगर आपकी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आपके सोचने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। समझने की कोशिश करते हैं इस बुक में। लगभग इस बुक के अंदर 7 हैबिट्स बताई गई हैं और 7 हैबिट में जो पहली हैबिट है जिसको कहते हैं सक्रिय रहना, मतलब एक्टिव रहना। तो सक्रिय रहने को इंग्लिश में दिया गया बी प्रोएक्टिव, का मतलब है सक्रिय रहना। तो सबसे पहली हैबिट आप डायरी में लिख सकते हैं, प्रोएक्टिव मतलब सक्रिय रहना, ये पहली आदत है। तो सक्रिय रहना में क्या बताया गया, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो सक्रिय रहने का मतलब ये है कि हम सब लोग अपने आप में सक्रिय रहें, हम अपने बारे में ये जाने कि अगर हमें जीवन मिला है इंसान का, राइट, तो हमें इंसान का जीवन मिला है तो इसके पीछे पर्पस क्या है, हम अपने बारे में पूरा जानना चाहिए। जैसे यहाँ बताया गया है मनुष्य में निहित क्षमता होती है हमारे अपने चरित्र का परीक्षण करने के लिए। मतलब ये चीज जानवरों में नहीं है, जो इंसानों में है, जो कि इंसान जो है ना वो
मनुष्य एक ऐसी चीज है जो अपनी बोलते हैं ना सोचने के तरीके को अपना अपना परीक्षण मतलब कर सकता है। मनुष्य एक ऐसी चीज है जो कि जानवर नहीं कर सकता। अगर आप देखेंगे ये पूरे इसमें एक ही चीज दी गई है जो कि मैं हिंदी आपको बता रहा हूँ, राइट। यहाँ पे बताया गया मनुष्य स्वयं को देख सकता है और अपने चरित्र की जांच कर सकता है, लेकिन ये जानवर नहीं कर सकता है, राइट। दूसरा, हम सभी लोगों को सक्रिय होना चाहिए, राइट। सक्रिय होने का मतलब है अगर इंसान अपने इंसान होने का मकसद नहीं समझता है, इसका मतलब वो सक्रिय नहीं है। तो पहले इंसान को अपने आप के बारे में समझना चाहिए, अपनी क्षमताओं के बारे में, अपने सोचने के तरीके के बारे में अगर वो जानता है तो मान लीजिए कि वो सक्रिय है। थोड़ा समझते हैं और आज के इस बुक की पहली हैबिट में भी जानते हैं कि हम सक्रिय हैं कि नहीं है। थोड़ा समझते हैं, राइट। एक मैंने आपको जो बताया वो था प्रोएक्टिव, और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्टिव पीपल। तो प्रोएक्टिव रिएक्टिव का क्या मतलब है? प्रोएक्टिव मतलब जो सक्रिय है, पॉजिटिव है। रिएक्टिव कौन है? रिएक्टिव वो है जो नेगेटिव है। तो थोड़ा सा रिएक्टिव के बारे में बात करते हैं। रिएक्टिव जो लोग हैं मार्केट के अंदर जो है ना, रिएक्टिव भी बहुत सारे लोग हैं। रिएक्टिव लोगों का माइंडसेट कैसा होता है? बहुत सारे रिएक्टिव लोग जो अपनी सोच को फिक्स रखते हैं, और रिएक्टिव सोच वाले लोगों के बारे में अगर हम बात करें, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा वो अपने बारे में बोलते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे रिएक्टिव पीपल से मिले होंगे जो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी लाइफ में तो कुछ होना ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? इस तरीके के लोग जो है ना अपने बारे में रखते हैं। रिएक्टिव पीपल एक चीज़ और बोलते हैं, लोगों को ऐसा लगता है, रिएक्टिव लोगों को ऐसा लगता है, रिएक्टिव पीपल को, कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और ऐसे ही उनकी लाइफ चलने वाली है। मतलब अगर ज़िंदगी काट रहे हैं तो ऐसे ही चलेगी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा उनको लगता है रिएक्टिव पीपल को। आप समझ रहे हैं? थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोएक्टिव, राइट। रिकॉग्नाइज दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो प्रोएक्टिव पीपल हैं वो जिम्मेदारी रखते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं अपनी लाइफ की। अगर कुछ उनकी लाइफ में अच्छा हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, अगर वो अपनी लाइफ में फेल हुए तो भी अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेते हैं, राइट। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लेते हैं। आप समझ रहे हैं? ये होते हैं प्रोएक्टिव पॉजिटिव पीपल्स, राइट। यहाँ पे बताया गया हम सबकी लाइफ में अच्छी या बुरी सिचुएशंस आती है। कभी कभी सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग होती है और कभी हमारे सिचुएशन विपरीत होती है, लेकिन ये जो सिचुएशंस है ये सबकी लाइफ में आ सकती है। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों की लाइफ में आ सकती है। तो जरा देखने की कोशिश करते हैं कि रिएक्टिव के लाइफ में अगर बुरी सिचुएशन आए तो वो क्या करता है, और रिएक्टिव क्या करता है, और प्रोएक्टिव क्या करता है, दोनों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बताया गया है प्रोएक्टिव जो पीपल्स होते हैं, पॉजिटिव लोग, विपरीत सिचुएशन में हमें कैसे बिहेव करना है और कैसे रिस्पॉन्स करना है, ये प्रोएक्टिव लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और अपने वर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किसी भी चीज़ को लेके, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई है फिर भी वो क्या करेंगे, उस पर कुछ भी बहस करना चालू कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर कभी अपलाइन का सपोर्ट मिला और अच्छा काम चल रहा है तब तो बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, और थोड़ा भी अगर उनको ऐसा लगेगा कि नहीं काम सही नहीं चल रहा है तो वो क्या करेंगे, दूसरे में कमियां निकालने लगेंगे, मतलब अपलाइन में, और बिहेवियर अपना चेंज कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन क्या है ना, ये रिएक्टिव और प्रोएक्टिव दोनों में यही फर्क है। लेकिन जो प्रोएक्टिव है, पॉजिटिव पीपल है, उनका अच्छा बिजनेस चलेगा तो भी उनका बिहेवियर वैसा ही रहेगा, अच्छा नहीं चलेगा तो भी बिहेवियर उनका वैसा ही रहेगा। तो प्रोएक्टिव रिएक्टिव में यही फर्क है। आप देखिए रिएक्टिव में यही बताया गया है, उसी सिचुएशन में वो लोग बह जाते हैं। रिएक्टिव लोग अगर उनके साथ अच्छा होता है वह खुश रहेंगे, अगर बुरा होता है तो वो पूरी दुनिया को ब्लेम करने लगते हैं, अपलाइन को ब्लेम करने लगते हैं। आप जरा सोचिए, अगर अच्छा चल रहा होता है तो आप जो है ना अपलाइन की बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, और अगर अच्छा काम ना चल रहा हो तो क्या आप भी अपलाइन को ब्लेम करते हैं, राइट, या किसी दूसरे को ब्लेम करते हैं? आप चेक करिए आप रिएक्टिव पीपल हैं या प्रोएक्टिव पीपल हैं, समझने की कोशिश करिए। ये पहली हैबिट पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और एक चीज़ आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बताया गया है हर पर्सन काम कर रहा होता है अपने सेंटर ऑफ सर्कल के लिए। एक बहुत बढ़िया यहाँ पे लाइन लिखी गई है। सेंटर ऑफ सर्कल का मतलब है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, अपना गोल के बारे में। सेंटर ऑफ सर्कल यहाँ पे बताया गया। सेंटर सर्कल का मतलब अपना ड्रीम, अपना गोल हो सकता है, क्योंकि सेंटर ऑफ सर्कल का मीनिंग क्या है, हर पर्सन जो है ना अपने अपने सेंटर ऑफ सर्कल के लिए काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई हेल्थ के लिए अगर उसका पर्पस, उसका जो बोलते हैं ना सेंटर ऑफ सर्कल है बॉडी बनाना, तो वो इंसान सुबह मॉर्निंग में आपको जिम जाते हुए दिखाई देगा। आप समझ रहे हैं? किसी का सेंटर ऑफ सर्कल होता है रिस्पेक्ट पाना, को उसकी लाइफ में पैसा मैटर नहीं करता है। आप समझ रहे हैं? किसी का सेंटर ऑफ सर्कल है मनी, कुछ भी हो जाए उनको पैसा ही चाहिए। तो आपको हमें ये चेक करना होगा कि हमारा आपका एक्चुअली सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, ये हम लोगों को पता करना होगा।
आप समझ रहे हैं? जब तक सेंटर ऑफ सर्कल हमें पता नहीं होगा, यहाँ पे बताया गया हमें यह समझना होगा कि हमारा सेंटर ऑफ सर्कल क्या है। और सेंटर ऑफ सर्कल जो है ना, अगर ये हम लोग नहीं समझेंगे, राइट, थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप देखेंगे जो रिएक्टिव पीपल होते हैं, राइट, रिएक्टिव पीपल जो होते हैं वो क्या करेंगे, उनका सेंटर ऑफ सर्कल कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही रहते हैं, राइट। और ये क्या करते हैं, चिंता की दायरे में ध्यान केंद्रित करते हैं और बाहरी कारकों को दोष देते हैं। मतलब ये है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, राइट, कि जो प्रोएक्टिव पीपल हैं, राइट, वो सेंटर ऑफ सर्कल को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो रिएक्टिव पीपल हैं ये क्या करेंगे, अपने अंदर से बदलाव नहीं करेंगे। ये जो बुक बता रही है हैबिट नंबर 1, अपने आप को बदलने के लिए, लेकिन ये लोग अपने आप को बदलते नहीं और बाहरी दुनिया को दोष देते हैं, बाहरी चीज़ों को बताते हैं और जो अच्छा होता है उस पर नहीं, जो बुरी चीज़ें उस पर फोकस करते हैं। कौन? रिएक्टिव पीपल। जिसकी वजह से होता क्या है, इनकी लाइफ में अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव की जब 2 ऑप्शन आएंगे ना, तो ये नेगेटिव को ही चुनते हैं, और जब नेगेटिव को ही चुनेंगे तो बार बार और अपने आप को ये चेंज नहीं करते हैं, बाहरी दुनिया को ब्लेम करते हैं, अपलाइन को, कंपनी को, बाहरी, और ये नहीं कहेंगे कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? और नेगेटिव चीज़ें और बाहरी दुनिया को दोष देना, ये चीज़ें होने के बाद जब लाइफ में सफल नहीं हो पाते हैं, तो ये सभी लोग नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं मार्केट में। बहुत भयंकर नेगेटिव चीज़ आज देखो मार्केट में जो लोग हम लोगों को मिलते हैं ना, जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, वो सब लोग नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन ये फेल किस लिए हुए हैं? या तो इन्होंने अपने आप को बदला नहीं है, और नेगेटिव पॉजिटिव के जब 2 ऑप्शन इनको मिले थे तो इन्होंने नेगेटिव चुना है। आप समझ रहे हैं? ये है रिएक्टिव पीपल। समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखेंगे वी कैन यूज आवर इमेजिनेशन टू डेवलप विजन। हम अपनी कल्पना का उपयोग दृष्टि विकसित करने के लिए कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे यहाँ पे लिखा, हमें सोचना होगा, अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि हमारी कोर वैल्यूज क्या हैं, हमारा सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, क्योंकि आपकी लाइफ में कामयाब होने के लिए ये बहुत हेल्प करेंगी। सेंटर ऑफ सर्कल का मतलब है आप ये डिफाइन करिए, जैसे मैंने कहा, आपकी लाइफ में आप क्या चाहते हैं। दूसरा, आपको हमें समझना होगा कि हमारी कोर वैल्यूज क्या हैं। कोई बहुत मेहनती होता है, कोई मेहनती नहीं होता है, कोई, मतलब सब लोगों के अंदर अपनी अपनी कुछ ना कुछ कोर वैल्यूज होती हैं। कोई बहुत ऑनेस्ट होता है, कोई बहुत बेईमान होता है। आप देखिए आपकी क्या चीज़ें हैं आपके अंदर, आपकी कोर वैल्यूज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, राइट। सबकी अपनी अपनी कोर वैल्यूज़ होती हैं। और सेंटर ऑफ सर्कल, अपना ड्रीम जरूर डिफाइन करिए। सेंटर ऑफ सर्कल जब तक क्लियर नहीं होगा कि किसके लिए आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग को, तब तक आप एग्जैक्ट काम ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बताया गया हमें सबसे ज़्यादा, हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है, आप हम लोगों में से मैक्सिमम डायरेक्ट सेलर क्या है, बिजी हैं, इनसे भी बिजी, वहाँ भी बिजी, ये भी बिजी, वो भी बिजी, वो लाइन यहाँ ऐड करी गई है, राइट। सब बिजी हैं। क्यों बिजी हैं? क्योंकि एग्जैक्ट अभी इनको ये भी नहीं पता है कि यार हमें करना क्या है, क्यों आए हैं डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग में अपना सेंटर ऑफ सर्कल जो है ना, उन्होंने बनाया ही नहीं कि क्यों हम ज्वाइन कर रहे हैं। और अब बिजी हैं खाली, कुछ भी, इनसे भी बात कर लो, इनको भी कर लो, ये भी कर लो, वहाँ भी कर लो, ऐसा भी कर लो, कुछ क्लियर अभी नहीं है। तो सेंटर ऑफ सर्कल जरूर सेलेक्ट करिए अपना। ये थी हमारी पहली हैबिट। पहली हैबिट क्या थी? पहली हैबिट थी अपने आप को सक्रिय रखना, एक्टिव रखना। आप समझ रहे हैं? एक्टिव रखना किसको कहते हैं? एक्टिव रहने का मतलब है अपने बारे में जानना, राइट, कि हम क्या हैं, इंसान हैं, हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, सोच को बदल सकते हैं। ये बताया गया है, सक्रिय रहना। ये है हमारी पहली हैबिट। अगर आप अपने बारे में, इंसान के बारे में अगर सक्रिय नहीं हैं, तो इसकी पहली हैबिट को दोबारा देखिएगा और सक्रिय हो जाइए। ये है हमारी पहली आदत, जिसके ऊपर हमें काम करना। अब बढ़ते हैं आगे। इस बुक की जो दूसरी हैबिट है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरी जो हमारी हैबिट है, अगर आप देखेंगे, इसका मतलब ये है बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब इसका क्या है? मतलब ये है सर कि हम सब लोग अगर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग पहले गोल्ड बनते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट गोल्ड स्टार बनते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ पे लेवल्स होते हैं। तो आप पहले देखिए, आप चेक करिए कि आपके कंपनी के अंदर कौन टॉप अचीवर है और किसके जैसा आप बनना चाहते हैं। इंड क्या है? अंत। तो इंड ये है कि अगर कोई 20 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो उसको देखिए, और जो चीज़ें वो आज 20 लाख कमा के कर रहा है, कैसे बैठता है, कैसे लर्न करता है, कैसे बोलता है, राइट, कैसी पर्सनालिटी है, क्या है, कैसे क्या करता है, वो सभी चीज़ें आज से आप अपने अंदर डालना शुरू कर दीजिए। हम आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को तो सर कैटलॉग ले लो, कहते सर अभी नहीं लेंगे, थोड़ा पैसा कमा लें, राइट। सर सुबह मॉर्निंग में ट्रेनिंग में आओ, सर अभी इनकम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इनकम हो जाएगा तब ट्रेनिंग में आएंगे, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें, राइट। थोड़ा सा ड्रेसअप पे सब थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। नहीं सर ड्रेसअप पे हम सुधार कर लेंगे, थोड़ा इनकम बढ़ जाए। आप समझ रहे हैं? तो सर अगर आप इस बिजनेस के अंदर सफल होना चाहते हैं, इस बुक की दूसरी हैबिट है
जिनके जैसा बनना चाहते हैं, आप आज से ही वो सब चीज़ें अपने अंदर डालना शुरू कर दीजिए। आप अगर डायमंड बनना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप आज से ही डायमंड हैं। और डायमंड क्या करता है, कैसे बात करता है, कितना लर्न करता है, क्या सीखता है, मीटिंग में रहता है, कैसी पर्सनालिटी है, तुरंत इंप्रूवमेंट अपने अंदर करना चालू कर दीजिए। ये बिल्कुल मत बोलिए नहीं 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 बाद में करेंगे। अगर बाद में करोगे तो फिर आप फेल हो जाओगे। ये राइटर हमें क्या बताना चाहते हैं वो आप भूल जाओगे। आप समझ रहे हैं? तो समझते हैं ये राइटर हमें क्या बता रहे हैं कि सबसे पहले हमें अपनी कोर वैल्यूज़ को समझना होगा, जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा, राइट। तो देखो सर, कोर वैल्यूज थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे जैसे बताया गया है, अगर आप देखें हम लोगों में ऐसी एनीवे हमारा आपका जो दिमाग है, ये दिमाग कुछ इस तरीके से, मतलब हमारे आपके दिमाग की जो स्क्रिप्ट है, जैसे यहाँ बताया गया है, सक्रिय रहते हुए हमें अपने बारे में कुछ न्यू स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत है। दूसरा लाइन राइट साइड में दिया गया है, कुछ स्क्रिप्ट हमने लिखी है हमारे जीवन की और अपने बारे में, और कुछ लिखी है जमाने ने। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम आप लोग छोटे से बड़े हुए हैं, तो आप जब हम लोग छोटे होते हैं तो छोटे होने में, राइट, हमें बहुत सारी चीज़ों में गलतियाँ, बहुत सारी चीज़ें, कमियाँ, बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई, राइट, कि ये नहीं हो सकता है, बड़ा नहीं सोच सकते हैं। जैसे आप अगर बोलेंगे कि लाखों रुपए कमाई जा सकती है तो उनको हजम ही नहीं होता, क्योंकि हमारा आपका जो दिमाग है, राइट, हुआ क्या है, इसमें कुछ ऐसी स्क्रिप्ट माइंड में सेट हो गई हैं जो कि मार्केट ने हमें दी है वो स्क्रिप्ट। तो हम सब लोगों को ये स्क्रिप्ट को अगर हम देखेंगे तो डिलीट नहीं कर सकते इसको, लेकिन इसको बोलते ना रीस्क्रिप्ट कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसको हटा के इसमें नई नई बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी होगी, नई स्क्रिप्ट अपने दिमाग में आपको हमें डालनी पड़ेगी और लिखनी पड़ेगी अगर हम इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं। दूसरा, अपने सेंटर ऑफ सर्कल को आइडेंटिफाई करिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बुक बार बार हमें बता रही है, बार बार 2-4 बार कम से कम ये पॉइंट आ चुका है कि सेंटर ऑफ सर्कल अगर आप चुनते नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये चुनते नहीं तो हमें इस बिजनेस में कहीं भी हम पहुंचेंगे नहीं। इसके बाद फिर देखिए दोबारा नोटिस किया गया, क्योंकि सेंटर ऑफ सर्कल ही है जो हमें फोर्स करेगा, सोर्स लिख गया है, फोर्स करेगा हमारी जो विजडम है, हमारी जो पावर है, उसको लीड करने के लिए। बहुत ही प्यारी लाइन लिखी गई है, आप समझ रहे हैं? मतलब सेंटर ऑफ सर्कल हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा ज़रूरी है। सेंटर ऑफ सर्कल का मतलब है आपका हमारा व्हाई क्लियर करना कि हम डायरेक्ट सेलिंग से करना क्या चाहते हैं, राइट। फिर आप देखेंगे फिर वही चीज़ बात करी गई है, सेंटर ऑफ सर्कल हमारे दिमाग पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अगर हम सेंटर ऑफ सर्कल, अगर हम अपने दिमाग को ये बताएं ना कि हम क्यों इस बिज़नेस को कर रहे हैं, तो ये जो बैठे हुए हैं ना साहब, ऐसे ही कंफ्यूज होकर हम लोग बैठे रहेंगे, क्यों ट्रेनिंग में आए, क्यों काम कर रहे हैं, क्यों क्या करें, आप डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। मोटिवेट नहीं हो पा रहा हूँ, ये नहीं हो पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अभी आपने अपना सेंटर ऑफ सर्कल डिसाइड ही नहीं किया है। अगर ऐसा कुछ है तो चैलेंज योरसेल्फ, अपने आप को चैलेंज करिए और अपने आप को बदलने की तरफ आगे बढ़ाइए और अपना सेंटर ऑफ सर्कल जरूर चूज करिए। आप समझ रहे हैं? नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारी ज़िंदगी में चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, हमने अपने आप को कुछ रूल्स में फिट कर लिया है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हम आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसा लगता है कि नहीं मैं बड़ा गुस्से टाइप का पर्सन हूँ। अगर आप इस तरीके से पर्सनालिटी हैं तो आप उसको तोड़िए, अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमें बदलना पड़ेगा। यहाँ पे बताया गया है, आप थोड़ा सा ये देखिए, हम आप लोगों में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, उनको डर लगता है यार मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, पब्लिक स्पीकिंग की प्रॉब्लम है कि यार मैं लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं आगे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आप समझ रहे हैं? तो आप जरा सोचिए सर, अपने अंदर बदलने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बिजनेस में जितने भी लोग हैं, जो लोग आज आगे बढ़ गए हैं, इन सब लोगों को एक दिन डर लगता था, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। आप समझ रहे हैं? इसको समझने की कोशिश करी उन्होंने और आज धीरे धीरे इन चीज़ों को वो डेवलप कर पाए हैं। तो 2 हैबिट के बारे में हमने समझा। पहला, सक्रिय रहना, इंसानियत के बारे में समझना कि इंसान क्या चीज़ है, राइट। पहला सक्रिय रहना, उसके बारे में। दूसरा, इंड, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं उसको आज से उसके जैसा करना शुरू करिए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हमारी लाइफ में अगर आगे आप बढ़ना चाहते हैं तो पहले हमें समझना होगा कि यार हम पहले किसको रखें। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आप दिन की शुरुआत करते हैं तो पहले नंबर 1 की अपने करियर की शुरुआत, ऐसी कौन सी चीज़ें डे 1 से अगर दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सी चीज़ों पे फोकस करें जो हमारी लाइफ में कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बताया गया है मैनेज आवर ल्यूज इफेक्टिवली। थोड़ा समझते हैं। हमें ये समझना होगा कि जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो हमें समझना है कि यार हमारे लिए क्या चीज़ें अर्जेंट है आज के दिन के लिए और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं? थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं प्रायोरिटी क्वाड्रेंट।
और ये प्रायोरिटी क्वाड्रेंट को थोड़ा समझते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे अर्जेंट काम और एक तरफ लिखेंगे नॉट अर्जेंट काम। ये क्वाड्रेंट अपनी डायरी पे बनाइए और इस क्वाड्रेंट प्रायोरिटी क्वाड्रेंट के हिसाब से अपनी लाइफ को फिट करिए और देखिए फिर कितने रिजल्ट आपकी लाइफ में आते हैं। आप जरा समझने की कोशिश करिए, ये जो अर्जेंट हैं और ये जो नॉट अर्जेंट हैं, ये इस बुक के जो राइटर हैं इन्होंने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और 4। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ऐसा बताया है कि अपनी लाइफ में अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमारा जो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, इसमें जो चीज़ें होंगी, क्वाड्रेंट नंबर 1 का मतलब है जो चीज़ें अर्जेंट होंगी अपने दिन की जब हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले क्वाड्रेंट 1 में कौन सी चीज़ को रखेंगे जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। और नॉट अर्जेंट का मतलब है दूसरा, क्वाड्रेंट नंबर 2 नॉट अर्जेंट का मतलब है कि यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, मान लीजिए मेरी कार की EMI की डेट आज है और मेरे अकाउंट से बैलेंस कटना है और मेरे को अकाउंट मेंटेन करना है, तो ये अर्जेंट काम हो गया कि यार आज ही डालनी पड़ेगी अकाउंट में पेमेंट, नहीं तो EMI कट नहीं पाएगी। आप समझ रहे, ये हो गया वेरी वेरी अर्जेंट कि आज ही इसको करना है। लेकिन नॉट अर्जेंट में मेरी EMI जानी है 30 को और आज 25 तारीख है, तो अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं, आज के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप समझ रहे हैं, तो ये होता है इंपॉर्टेंट, ये होता है नॉट इंपॉर्टेंट। और क्वाड्रेंट नंबर 3 कोई मैटर नहीं करता है, वो चीज़ एक क्वाड्रेंट 3 वाली इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। और चौथा नंबर जो क्वाड्रेंट नंबर है उसकी भी चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। ये 4 क्वाड्रेंट के अंदर हमारी लाइफ एक्चुअली ड्राइव होती है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, हम आप लोगों में से कौन से लोग सफल होते हैं और वो कौन से क्वाड्रेंट में फोकस करते हैं और कौन लोग विफल हो जाते हैं, थोड़ा समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझते हैं, यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट नंबर 1 और क्वाड्रेंट नंबर 1 के बाद यहाँ पे जैसे बताया गया है 2 हैबिट के बारे में, राइट। नंबर दूसरी हैबिट और तीसरी हैबिट यहाँ पे बताया गया 2 और 3 दोनों हैबिट को मिला के, जैसे पहला सक्रिय रहें आप, अपने इंसानियत के बारे में जानें। दूसरा इंड रिजल्ट क्या होगा, इंड रिजल्ट जिसके जैसा बनना चाहते हैं आज से ही आप उसके जैसा बन के काम करना चालू करिए। और फोकस टू स्टे ट्रैक टुवर्ड आवर गोल्स, अपने गोल के लिए डेली आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वाड्रेंट की तरफ। जैसे मैंने कहा 4 क्वाड्रेंट के बारे में मैंने आपको बताया। 4 प्रायोरिटी क्वाड्रेंट में अर्जेंट कुछ काम होते हैं, कुछ नॉट अर्जेंट होते हैं, राइट। इस तरीके से क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया। यहाँ पे जैसे बताया गया है, अक्सर ऐसा देखा गया है जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अर्जेंट है हम उसके ऊपर रिएक्ट ही नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे बताया गया, और हम उन सब चीज़ों में अपना वक्त ख़राब करते हैं जो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट एक्चुअली है ही नहीं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर हम समझें इस चीज़ को, राइट। ये एक छोटी सी लाइन जो ये क्वाड्रेंट के बारे में बताया है यहाँ पे, प्रायोरिटी 4 क्वाड्रेंट के बारे में, अगर इसको समझें, छोटा सा फ़र्क है, अगर ये 4 क्वाड्रेंट के हिसाब से हम ये समझें अपने जब दिन की शुरुआत करें कि यार हमारे लिए अर्जेंट क्या है और इम्पॉर्टेंट क्या है, कौन सी चीज़ अर्जेंट है, कौन सी चीज़ अर्जेंट नहीं। और हम लोगों में से मैक्सिमम लोग जो आज कामयाब नहीं हैं वो यही गलती कर रहे हैं। ये 4 क्वाड्रेंट जो मैंने बताया आपको, 4 क्वाड्रेंट में पहला क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर 1 में एक ही चीज़ है, इसमें सिर्फ लिया जाएगा एक्शन 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 एक्शन। और क्वाड्रेंट नंबर 2 में की जाएगी प्लानिंग, और सी में टाइम देना नहीं है, 4 में टाइम देना नहीं है। अगर हमें इस बिजनेस में सफल होना है तो 1 और 2 दो ही क्वाड्रेंट हैं जो आपको इस बिजनेस में सफल बना सकते हैं। या तो क्वाड्रेंट ए में एक्शन लीजिए रेगुलर, दूसरा नॉट अर्जेंट वाला क्वाड्रेंट नंबर 2 में क्या आप करेंगे, प्लानिंग। आप समझ रहे हैं, तीसरा और चौथे में तो कुछ होना ही नहीं है। लेकिन हम आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जो पैसा इस बिजनेस में नहीं बना पा रहे हैं वो क्वाड्रेंट 1 और 2 में टाइम नहीं दे रहे, 3 में और 4 में दे रहे हैं, जिसकी वजह से बर्बाद है। अब इन चारों क्वाड्रेंट को ध्यान से समझिएगा। हमें इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो 2 क्वाड्रेंट में अपने आप को रहना होगा। इन क्वाड्रेंट को समझिए, डायरी बनाइए और कल से इन क्वाड्रेंट के हिसाब से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। थोड़ा समझते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है, हम आप लोगों में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो अर्जेंट है क्वाड्रेंट 1, और जो क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 2 है, वो भी एक में प्लानिंग और एक में एक्शन। 2 चीज़ों में, 2 क्वाड्रेंट में जितना ज़्यादा समय दे इंसान उतना अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे जैसे बताया गया, हम आप लोगों में से मैक्सिमम लोग क्वाड्रेंट 1 और 2 को भूल के तीसरे में मैक्सिमम समय देते हैं, राइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 1 जैसे बताया गया है, स्पेंड ओवर टाइम मैनेजमेंट क्रिस्ट प्रॉब्लम। वो सोचते हैं जहाँ हमें एक्शन लेना चाहिए वहाँ प्लानिंग करने में अपना समय बर्बाद करते हैं। जैसे हम आप लोगों में से काफ़ी सारे ऐसे डायरेक्ट सेलर हैं, क्वाड्रेंट नंबर 1 क्या है, एक्शन एक्शन एक्शन। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेंट 1 में रह के एक्शन नहीं लेते हैं, प्लानिंग, मतलब प्लानिंग ही दिन भर करते रहते हैं, एक्शन कुछ भी नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने पूरा दिन में ज़्यादा समय गुजारा है क्वाड्रेंट नंबर 2 में। क्या किया इन्होंने, सिर्फ प्लानिंग करी है। जब एक्शन लेना होगा तो कौन सा होगा, क्वाड्रेंट नंबर 1,
एक्शन कुछ भी नहीं लिया इन्होंने, सिर्फ क्वाड्रेंट 2 इन्होंने फॉलो किया है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे जब कोई भी इंसान क्वाड्रेंट 1 है, जब एक्शन लेने की बात आती है, जब कोई एक्शन नहीं लेता है और क्वाड्रेंट 2 में प्लानिंग और सी में और डी में यहाँ ज़्यादा समय दे देता है, तो उसकी लाइफ में क्या होता है, उसकी लाइफ में क्या होता है, स्ट्रेस चालू हो जाता है, क्योंकि बिजनेस होता नहीं है। और जब बिजनेस नहीं होता है तो क्या होता है, स्ट्रेस, तनाव, और ये धीरे धीरे फायर का रूप ले लेता है और ये फिर जलाने लगता है इंसान को। और इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग विफल हो जाते हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट 1 और 2 जो इम्पोर्टेंट है वो करते नहीं है। अगर क्वाड्रेंट 2 में खाली रहेंगे, खाली प्लानिंग ही करेंगे और 1 में काम नहीं करेंगे तो भी विफल हो सकते हैं। ये बुक बता रही है, क्या पावरफुल बुक है, राइट। दूसरा क्या बताया गया, वी फोकस्ड ऑन क्वाड्रेंट 3, वी स्पेंड आवर टाइम दैट सिम नॉट टू अर्जेंट। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बताया गया है, अगर हम क्वाड्रेंट 3 पर फोकस कर रहे हैं तो समझो हमारी जो लाइफ है वो बर्बाद है डायरेक्ट सेलिंग में। आप समझ रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये 4 क्वाड्रेंट बनाइए और रोज आप ये देखिए कि ज़्यादा समय कौन से क्वाड्रेंट में आप गुजार रहे हैं, 1 में, 2 में, 3 में या 4 में। और आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग में 2 ही क्वाड्रेंट आपको कामयाब बना सकते हैं, क्वाड्रेंट 1 एक्शन लेना और क्वाड्रेंट 2 प्लानिंग करना, दोनों जरूरी हैं। तीसरा चौथा बर्बाद कर देगा आपको। आप समझ रहे हैं। यहाँ पे बताया गया जो लोग क्वाड्रेंट 3 पर फोकस करते हैं वो इमोशनली कमज़ोर होते हैं, इनकी लाइफ में इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और ये लोग शॉर्ट ड्रीमर्स होते हैं और इनकी लाइफ में प्रायोरिटी बोल के कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। आप समझ रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझिए। और जिन लोगों की लाइफ में प्रायोरिटी मायने नहीं रखती है, जो लोग क्वाड्रेंट 3 या 4 में ज़्यादा समय गुजारते हैं, राइट, इन्हीं को मार्केट में जो हम लोग कहते हैं ना कि ये दमदार आदमी हैं, ये तो यार इनमें दम ही नहीं है। ये दम वाले किनकी बात हो रही है, जो लोग क्वाड्रेंट 3 और 4 में ज़्यादा समय गुजारते हैं, प्रायोरिटी जिनके लिए मायने नहीं रखती है, ऐसे लोगों की लाइफ में ना तो पैसे रहते हैं और इनको पूरी दुनिया जालिम नज़र आती है और इनकी फैमिली में, हस्बैंड वाइफ में खूब झगड़े होते हैं। रीज़न क्या है, प्रायोरिटी मैनेजमेंट, प्रायोरिटी बोलते हैं ना, इनके लिए प्रायोरिटी मायने नहीं रखती है। आप समझ रहे हैं, ऐसे लोग हैं। दूसरा यहाँ बताया गया वी फोकस ऑन क्वाड्रेंट 4। अगर सही से देखें, ऐसे कुछ लोगों के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ऐसे काफ़ी सारे लोग इस धरती पे मौजूद हैं जो लोग क्वाड्रेंट 3 और 4 में रहते हैं, ज़्यादा समय देते हैं डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद भी। और ऐसे लोग अगर कहीं नौकरी करेंगे, उनको नौकरी से निकाला जाता है। मैं पूरे प्लानिट की बात कर रहा हूँ। इस धरती पे जितने लोग प्रायोरिटी में क्वाड्रेंट नंबर 3 और 4 पे फोकस करते हैं, ये सब लोग बॉस को पसंद नहीं आएंगे, बॉस इनको लात मार के बाहर निकालेगा, कोसेगा कि साला एकदम खराब लोग को हमने हायर कर लिया, राइट। ऐसे लोग जो क्वाड्रेंट 4 में रहते हैं और क्वाड्रेंट 4 को फॉलो करते हैं, लापरवाही सब इस तरीके की चीज़ें करते हैं, इनको ना तो कोई बॉस रखता है। इस दुनिया में दुनिया के सबसे लापरवाह लोग हैं ये किसी काम के नहीं है, राइट। इसीलिए जो लोग क्वाड्रेंट 4 में रहते हैं, इनको बॉस बहुत सारे निकालते हैं, कोई कंपनी इनको रखती नहीं है, हर जगह इनके लिए कहीं पे भी जगह नहीं है। आप समझ रहे हैं, तो इतना मतलब ऐसे हम बन सकते हैं अगर क्वाड्रेंट नंबर 4 को फॉलो करेंगे जाने अनजाने में। आप समझ रहे हैं। यहाँ पे बताया गया वी फोकस्ड ऑन क्वाड्रेंट 2। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और बड़ी टीम बनाना चाहते हैं तो क्वाड्रेंट 2 पे फोकस करना होगा। यहाँ पे बताया गया है टू फोकस ऑन क्वाड्रेंट 2। अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करना होगा। अगर क्वाड्रेंट 1 और 2 पर फोकस करेंगे तो 100% आपको कामयाबी मिलेगी। एक छोटी सी चीज़, खाली एक ही चीज़ें फॉलो करना है तो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो क्वाड्रेंट नंबर 3 और क्वाड्रेंट नंबर 4 को हमें ना कहना होगा। अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं तो क्वाड्रेंट 1 और 2 को अपनाना होगा और 3 और 4 को ना कहना सीखना होगा, तब आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे सर, राइट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये समझना होगा, आपकी हमारी टीम के अंदर जितना भी हमारा नेटवर्क है और हमारी टीम में जो 80% बिजनेस आता है, हमारी आपकी दोनों लोगों की टीम में वो 20% लोग ही करते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि हमारा 80% जो टाइम है वो उन 20% लोगों में ज़्यादा इन्वेस्ट होना चाहिए जो हमारा 80% का बिजनेस करते हैं। आप समझ रहे हैं। और जो लोग बिजनेस उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा टाइम आपका इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये बहुत प्यारी लाइन यहाँ पे इन्होंने लिखी है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे जैसे बताया गया, कुछ तरीके यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं जो चीज़ें हमें अपने पहले करनी चाहिए
और उनको हम पहले क्यों करें। आप समझ रहे हैं, मतलब ऐसा बताया गया है इस बुक के अंदर कि कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए पहले और कौन सी चीज़ें हमें पहले नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे बताया गया आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी योर विन, राइट। यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले क्वाड्रेंट 2 में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने निगलेक्ट इग्नोर कर रहे हैं। अगर हम इस बिज़नेस में सफल होना चाहते हैं और अगर आपका काम बढ़िया नहीं चल रहा है तो आप ध्यान दीजिए कि क्वाड्रेंट 1 और 2 में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप निगलेक्ट कर रहे हैं, जो आपके लिए क्वाड्रेंट 1 और 2 एक ऐसी चीज़ है जो आपको सफल बनाएगी। और आप देखिए कहीं इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं क्वाड्रेंट 1 और 2 में, राइट। दूसरा, आप एक डायरी पेन के अंदर लिखिए, पेपर पेन पे आप अपना खुद का टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बनाइए और उसमें लिखिए आप अपने 24 घंटे को फाइंड आउट कीजिए कि आप कौन से क्वाड्रेंट में सबसे ज़्यादा समय निकालते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं सर, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतनी प्यारी लाइन लिखी है कि 24 घंटे, आप 24 घंटे का पूरा फॉर्मेट डायरी पे बनाइए और चारों क्वाड्रेंट बनाइए और डेली शाम को चेक करिए कि आपने सबसे ज़्यादा कौन से क्वाड्रेंट में समय गुजारा है। आपको मॉनिटर हो जाएगी कामयाबी आपकी। आप समझ रहे हैं। दूसरा, आगे ये बताया गया है रोज, राइट, रोज मेंशन करिए कि आप क्वाड्रेंट 2 में डेली कितना समय बिताते हैं, या आप लिखिए क्वाड्रेंट 1 और 2 में कितना समय गुजारते हैं, राइट। कौन सी चीज़ें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, क्या आप उसमें समय गुजारते हैं या फालतू जगहों पे ज़्यादा समय गुजारते हैं, आपको पता लग जाएगा। ये थी हमारी 3 हैबिट। चौथी जो हैबिट है वो है थिंक विन विन। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस चौथी जो सिचुएशन है, यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी लोग सफल हैं और लीडर होते हैं वो थिंक विन विन सिचुएशन पर काम करते हैं। आप समझ रहे हैं। यहाँ पे बताया गया, इसे समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया, थोड़ा मैं शॉर्टकट में आपको समझाता हूँ। हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लगभग 6 तरीके के लोग होते हैं, राइट। 6 तरीके के नेटवर्कर होते हैं। थोड़ा समझते हैं कि 6 वैरायटी कौन कौन सी हैं, आपको पता लग जाएगा आप कौन सी वैरायटी है। पहली समझते हैं, अपने डायरेक्ट सेलर में अगर हमें एक बड़ी लीडरशिप डेवलप करना है तो इन 6 वैरायटी में कौन सी वैरायटी आपको बनना है, थोड़ा समझते हैं। अब हम समझते हैं पहली जो वैरायटी है नेटवर्कर में, वो ये है कि एक नेटवर्क मार्केटिंग की ऐसी पर्सनालिटी जो सिर्फ विन विन के बारे में सोचते हैं। हम भी जीतेंगे, हमारी टीम भी जीतेगी, मार्केट में और जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उनको भी हम जिताएंगे, सब के सब लोग जीतेंगे। एक ये पर्सनालिटी होती है। दूसरी पर्सनालिटी नेटवर्किंग में ऐसी होती है कि कुछ भी हो जाए जीतेंगे तो हम, दुनिया का किसी का लॉस होगा तो होने दो, फर्क नहीं पड़ता, हमें अपना फ़ायदा होना चाहिए, हम विन होने चाहिए। ये एक दूसरी पर्सनालिटी है। तीसरे तरीके के नेटवर्कर, यार अगर हम हार गए तो कहीं कोई दूसरा ना जीत जाए हमारी वजह से, ये तीसरी पर्सनालिटी के नेटवर्कर हैं। चौथे, ना हम आगे बढ़ेंगे, ये एटीट्यूड मेरा भी है, तुम भी ऐसा ही एटीट्यूड रखो, ना तुम आगे बढ़ो ना हम आगे बढ़ें, ये भी एक पर्सनालिटी है डायरेक्ट सेलिंग में। आप चेक करो आपकी टीम में कौन है, राइट। और एक ऐसी पर्सनालिटी है, दुनिया गई भाड़ में, हमको विन होना है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन फेल हो रहा है कौन फेल नहीं हो रहा, हमें सिर्फ विन होना है, जीतना है, राइट। और चौथी वैरायटी है विन टू डीएल, कुछ भी करना पड़े मुझे कामयाबी के लिए, कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद, किसी को कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे सफल बनना है बस। ऐसे ये 6 वैरायटी अलग अलग हैं। अब आप ये पता करो तुम कौन सी वैरायटी हो, राइट। लेकिन मुझे ऐसा अगर देखेंगे हम, ये जो बुक हमें बताना चाहती है, ये बुक ये कहती है कि अगर हमारे अंदर एक बड़ी लीडरशिप डेवलप करनी है तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जितने भी सफल लीडर्स होते हैं वो विन विन सिचुएशन पे काम करते हैं। तो हम सब लोग पहले चेक करो कि 6 में तुम कौन सी कैटेगरी में हो और तुरंत आप अपने आप को बदल लो इस बुक के हिसाब से और विन विन सिचुएशन पे काम करना तुरंत शुरू कर दो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ते हैं, इस बुक को और समझने की कोशिश करते हैं। ये बुक कह रही है, राइट, इस दुनिया में बोलते हैं ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस बुक को थोड़ा सा और। यहाँ पे बताया गया है हमारा जो भी सेल्फ कैरेक्टर है, हमारा जो व्यवहार है, जितना ज़्यादा जेन्युइन रहेगा उतना ज़्यादा ही हम प्रोडक्टिव रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हम विन विन सिचुएशन के लिए काम कर पाएंगे। बहुत ही प्यारी लाइन है सर। अगर हमारा कैरेक्टर और व्यवहार सही रहा, जेन्युइन रहा, तो हम प्रोडक्टिव रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विन विन सिचुएशन पे काम कर पाएंगे। हम भी विन और आप भी विन, इस सिचुएशन पे तभी हम काम कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं, ओके। इसलिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि फोकस ऑन रिजल्ट,
नॉट मेथड प्रॉब्लम पीपल। मतलब हमें क्या करना है, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप आए हो तो आपका फोकस होना चाहिए रिजल्ट पे। आप समझ रहे हैं, रिजल्ट पे, ना कि प्रॉब्लम पे और ना कि लोगों के ऊपर। रिजल्ट किस पे होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए, सॉरी फोकस होना चाहिए रिजल्ट पे, लोगों पे और प्रॉब्लम पे नहीं। रिजल्ट पे फोकस आपका भी और आपकी टीम का भी फोकस वही होना चाहिए। आप समझ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे वैसे बताया गया इन चुनौतियों को जीतने के बारे में सोचने के लिए खुद को तैयार करें। आप खुद को तैयार करिए अगर आप एनीवे इस बुक के हिसाब से, राइट। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वही बताया गया है कि अगर आपको आइडेंटिफाई 3 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ लाइफ, मतलब पहले यहाँ पे बताया गया है क्या, यहाँ पे बताया गया है कि आप इस बिजनेस के अंदर हैं, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक रिलेशनशिप का बिजनेस है। अगर इस बिजनेस के अंदर से रिलेशन हटा दो तो ये बिजनेस चलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप रिलेशन बनाना चाहते हैं, अपना रिलेशन हेल्दी रखना चाहते हैं लोगों के साथ में, तो रिलेशन को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है, ध्यान से समझिएगा। क्या आप लेने से ज़्यादा देते हैं? सब चीज़ों में, पैसा हो, मान सम्मान हो, जो कुछ भी हो, क्या आप लेने से ज़्यादा देते हैं? अगर नहीं तो फिर रिलेशन आपका अच्छा नहीं काम करेगा। थोड़ा समझते हैं इसको और अच्छे से। यहाँ पे बताया गया है आप जितना देते हैं उससे अधिक लेते हैं। हम आप लोगों में डायरेक्ट सेलिंग में देखो, आप अगर आप इस तरीके की पर्सनालिटी हैं कि आप जो टीम आपकी है उससे खाली लेते 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 हैं, देते कुछ नहीं। यहाँ पे ही बताया गया है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने लोगों को बोलते हैं ना, हम आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग जो रोते हैं ना, सर मेरी टीम मेरी मान नहीं रही है, मेरी टीम से मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, सर मेरी गारंटी है। ये जो हैबिट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें आप जो है ना टीम में या कहीं भी देते कम होंगे, लेते ज़्यादा होंगे। जब ये चीज़ आप कर दोगे तो आपकी जो टीम है ना सर, आपकी जो टीम है वो कभी आपको पसंद नहीं करेगी, कभी भी नहीं पसंद करेगी। इसलिए अगर आप कोई भी रिलेशन हेल्दी रखना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे बताया गया है लेने से ज़्यादा हमें देने पे फोकस करना चाहिए। देने पे, अगर आप कोई रिलेशन, जैसे मान लीजिए मेरा आपका रिलेशन है और मैं अगर आपसे बरकरार रखना चाहता हूँ, तो अगर मैं आपसे कभी 1 रुपये की हेल्प मांग रहा हूँ तो मैं 4 की हेल्प आपको करूँ कम से कम। यहाँ पे तो 10 टाइम बताया गया है कि कोई आदमी अगर आपको 1 रुपये की मदद करता है तो उसका 4-10 गुना रिटर्न करो आप। मतलब समझ रहे हैं आप, लेने से ज़्यादा देने पे फोकस करना होगा। अगर किसी से कोई चीज़ ले रहे हो तो उसकी कम से कम 10 गुना, मैं 10 गुना नहीं कर रहा हूँ, मेरी तरफ से मैं बात ऐड कर रहा हूँ कि नहीं 10 गुना तो कम से कम 3 से 4 गुना तो आप कर सकते हैं। अगर कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो 4 गुना अप्रिशिएट करो। जो कर रहा है जेन्युइन, उसको उसका रिटर्न दीजिए। आप समझ रहे हैं, ये समझने की कोशिश करिए। अगर आप देखो डायरेक्ट सेलिंग में मैं देखता हूँ 80% लीडर लोगों को खाली मेरा 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 करते रहते हैं और कहते हैं मेरी टीम नहीं बन रही सर, मेरे इतने लोग जुड़े थे छोड़ के चले गए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई साहब आप सेल्फिश हो और आप क्या करते हो, मेरा 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 के बारे में सोच रहे हो, मेरा 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 के बारे में सोच रहे हो, लेकिन लेने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो देने पे। आप देखो मार्केट में जिन लोगों का व्यवहार सही नहीं है, रेपुटेशन खराब है, क्यों खराब है? क्योंकि उन्होंने देने पे ज़्यादा जो है ना, बोलते ना, देने से ज़्यादा लेने पे फोकस किया है, इसीलिए आज सिचुएशन खराब। अगर ऐसी ही पर्सनालिटी रहे आप तो भूल जाइए कि आप ये बिज़नेस में कामयाब हो पाएंगे सर, आपको छोड़ना पड़ जाएगा बिज़नेस, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें बताया गया हैबिट वो क्या है? ये हैबिट है हमें सबसे पहले किसी भी आदमी को कोई सलाह अगर देनी है, समाधान देने से पहले उसको ध्यान से सुनिए। हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मैंने एक चीज़ देखी है, हम लोगों में से काफ़ी सारे अपलाइन लोग हैं और डाउन का कोई भी पर्सन हमें कॉल करता है, हम उसकी सुने बिना, वो थोड़ी बात बोल रहा था और बोलने ही नहीं दिया और तुरंत उसको जवाब देने लगे, ये ऐसा है वैसा है ये। सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप आए हैं ना तो आप ये भी फोकस करिए कि लिसनिंग, आप कैसे ज़्यादा सुन सकते हैं, इस पे भी फोकस करिए। क्योंकि किसी भी आदमी को सलाह आप तभी दे सकते हैं जब, बोलते ना, सलाह या समाधान देने से पहले, किसी भी आदमी को कोई भी सलाह या समाधान देने से पहले आपको वो समझना चाहिए। पहले समझने की कोशिश करो, फिर आप किसी को समझाओ। जैसे कि हम आप लोगों में से, मैंने ऐसा देखा, मेरे साथ भी काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं। मेरे टीममेट मेरे को कॉल करते हैं, राकेश से मेरे को ये सलाह चाहिए। अब मैं उस बात को बता ही रहा था कि यार ऐसा करो, एक काम करो सर, इसको इस तरीके से कर लो और ऐसा करना चाहिए, मेरे कॉल लीडर थे उन्होंने ऐसा किया था सर, आप भी कर लो। जैसे मैं बात बोलने जा रहा था, बोल रहा था, बीच में रोक दिया, नहीं सर मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, नहीं सर मेरा ऐसा हो गया है। वो बात कंप्लीट अभी नहीं हुई है।
तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं सर, तो ये एक यहाँ पे हैबिट में एक बात लिखी गई है, किसी को समझाने से पहले उसको सही से समझिए कि वो क्या बता रहा है, उसके बाद आप उसको समझाइए। आप समझ रहे हैं? 5 आदतें कहती हैं कि हमें पहले समझना होगा, उसके बाद समस्या का निदान करने से पहले हमें सुनना चाहिए। किसी भी प्रोस्पेक्ट की, किसी की भी जब आप सुनेंगे तभी आप उसकी प्रॉब्लम का सलूशन दे सकते हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया है। आप समझ रहे हैं? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वैसे बताया गया कि हमें फंडामेंटली अपने सुनने के तरीके को चेंज करना होगा। अगर आप सही से सुन नहीं रहे तो अपने सोचने के तरीके को बदलिए। हमें एक थॉट प्रोसेस बना रखा है, मैं ऐसा ही बोलूँगा। सर ऐसा ही जो थॉट प्रोसेस आपने बना कर रखा है, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो राइटर इस बुक के जरिए हम लोगों को बता रहे हैं, हमें इसी तरीके से अपने आप को बनाना है। आप समझ रहे हैं? अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बात करें, राइट, कम्युनिकेशन को लेके जो हम कम्युनिकेट करते हैं, प्लान समझाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, सिर्फ वर्ड्स जो हम लोग वर्ड्स बोलते हैं ना मुँह से, इसका 10% इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिकली, बस, राइट। इसके बाद जो हम साउंड देते हैं, बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं या स्लो बोल रहे हैं, उसका पड़ता है 30% फ़र्क पड़ता है प्रोस्पेक्ट के ऊपर। आप समझ रहे हैं? और 60% फ़र्क पड़ता है बॉडी लैंग्वेज से। मुंह से आदमी कम इंप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से मूवमेंट कर रहा होता है, जिससे हम समझ जाते हैं। ये समझने की कोशिश करिए, तभी आप लोगों की क्लोजिंग उठा पाएंगे। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे बताया गया है, यह समान रूप से विन विन समाधान प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वालिटी की तरफ, नेक्स्ट हैबिट की तरफ, और ये क्या है? सिनर्जाइज, मतलब तालमेल रखना। पहले टीम बनाई आपने, राइट, फिर उसमें तालमेल रखना। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमें अपने लोगों के साथ एक ऐसा तालमेल बनाना होगा जो कि बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। मतलब आप जो बात बोल रहे हैं वही पूरे टीम गुणगान गाना चाहिए। एक ऐसी हम लोगों को टीम के अंदर एक तालमेल बनानी पड़ेगी, तब जाके आपकी टीम एक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो फिर आपकी टीम बड़ी नहीं बन पाएगी सर। इसलिए तालमेल जरूरी है। एक ताली आदमी बजा रहा हो उसमें कितना जोर, और 100 लोग ताली बजा रहे हैं उसमें कितना जोर, और 1000 लोग ताली बजा रहे हैं उसमें कितना जोर। आप समझ रहे हैं? और ये बिजनेस में बड़ा अगर आपको करना है तो सर तालमेल आपको समझना पड़ेगा। हमें ऐसा तालमेल बिठाना पड़ेगा सभी लोगों से कि सभी के सभी लोग जो आप बोलो उसी तरीके से पूरा टीम चलना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, पहले समझने की कोशिश करो फिर समझाने की, जो मैं भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कोई भी प्रोस्पेक्ट कोई भी फ़ोन करता है, पहले उसके सोल्यूशन को समझो, प्रॉब्लम को, और बाद में उसको सॉर्ट आउट करो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप अगर समझेंगे ये जो प्रोसेस इस बुक में बताया गया है, यह एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रोसेस है, आपकी लाइफ को बदलने वाला है, राइट। और जब आप लोगों की प्रॉब्लम्स और लोगों की नीड को समझते हैं, राइट, तो जैसे यहाँ पे बताया गया है, थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश करते हैं अगर ध्यान से। यहाँ पे बताया गया है डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए ये बुक बता रही है 2 चीज़ें जरूरी हैं। पहला ट्रस्ट, दूसरा कॉपरेशन। आप समझ रहे हैं? ट्रस्ट मतलब अपने अपलाइन पर, अपनी कंपनी पे, और कॉपरेशन का मतलब है आप कॉपरेट करके आगे बढ़िए। एक दूसरी लाइन यहाँ पे बताई गई है कि टीम और अपलाइन, हम एक दूसरे को कॉपरेट करें, यही एक रास्ता है जिससे हम लोग मिलकर अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब ये कि अगर हम ट्रस्ट ना करें अपलाइन पे, ना कंपनी पे, ना सिस्टम पे, और हम कॉपरेट ना करें तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें भी बहुत कॉपरेट करना पड़ता है। 5 साल से हूँ सर मैं डायरेक्ट सेलिंग में। हमारे अपलाइन सीनियर को बहुत कॉपरेट करना पड़ता है, कॉपरेट करके ही हम आगे बढ़ते हैं। लड़ाई झगड़ा इस चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। अगर कोई बात हो गई तो हम लोग मैनेज करते हैं अपने लेवल पे, यार कि हमारे आप अपलाइन हो सर, कोई बात नहीं, मेरी गलती, सॉरी बोल के मैं पीछे हट जाता हूँ। आप समझ रहे हैं? तो 2 चीज़ें चाहिए, एक ट्रस्ट, दूसरा कॉपरेट करना। जैसे कोई चीज़ बिगड़ गई, कुछ भी हो गया, मान लो एग्जाम्पल मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, कभी कभी प्रोडक्ट लेट हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? कॉपरेट। क्योंकि कॉपरेट के बिना, मैंने देखा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से कर रहे हैं, उनके साथ लोग आए और चले गए। क्यों? क्योंकि वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं सर। तो कॉपरेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस बिज़नेस में सफल होना चाहते हैं। तो 3 एरियाज़ में काम करिए। पहला मेंटल, राइट, इमोशनल, फिजिकल। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे बताया गया है कि अपनी लाइफ में एक लिस्ट बनाइए उन लोगों की जिनको देख के तुमको, राइट, हेजिटेशन होती है, राइट, जिनको देखकर आप परेशान हो जाते हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए। आप समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यस, अब अगर और आगे बढ़ेंगे, इसकी जो 7वीं हैबिट है, लास्ट, ये है अपनी आरी में धार लगाएं।
राइट। 7वीं हैबिट है लास्ट, ध्यान से समझिएगा, अपनी आरी में धार लगाएं। कौन कौन से एरिया में काम करना पड़ेगा अगर अपने अंदर हमें धार लगानी है? 4 एरियाज बताए गए हैं, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली और सोशली। कुछ लोगों को लगता है आई एम परफेक्ट, सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक। अगर आपको ये लगता है कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ तो सर आप डेड हो गए हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको डायरेक्ट सेलिंग से निकलने के लिए, आप समझ रहे। इसलिए हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि आई एम फिट और आई एम परफेक्ट, क्योंकि हम कभी परफेक्ट बन ही नहीं सकते। मैं खुद को भी नहीं कह सकता कि परफेक्ट। तो 4 एरियाज़ को समझते हैं। 4 एरियाज़ में हमें काम करना होगा अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है। अगर हमें बड़ी सफलता चाहिए तो ये हमें 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। 4 वो एरियाज़ हैं जहां हमें रोज़ काम करना पड़ेगा। क्या 4 एरियाज़ थोड़ा समझते हैं। पहला, हमें रोज़ाना काम करना है। हमें हमारी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, अगर हमें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करना है तो क्या करना पड़ेगा? जिम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिससे कि आप मैक्सिमम फिट रह सकें। दूसरा, हम जितना ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे उतनी ही बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। इसलिए टाइम पे खाना खाइए और बढ़िया बाहर की चीज़ें मत खाइए, जिम करिए, दबा के खाना खाइए। जितना ज़्यादा आप हेल्दी रहेंगे उतनी बड़ी ही सफलता डायरेक्ट सेलिंग में आपको मिल सकती है, आप समझ रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो स्पिरिचुअली में क्या है? मेडिटेशन कैसे की जाती है समझिए। मैं खुद ही मेडिटेशन करता हूँ। हमारे पुराने लीडर सुबह 6 बजे हमारे साथ मिलकर मेडिटेशन करते थे, तो मेडिटेशन करिए थोड़ा। दूसरा है कम्युनिकेट विद नेचर। ये जो सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, इससे कनेक्ट हो जाइए। मैं बहुत दिन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी की ऐसी मेरी सिचुएशन हो गई है कि मैं जो कुछ भी सृष्टि से उम्मीद करता हूँ वो चीज़ मेरे साथ अपने मन से हो जाती है। इसलिए सृष्टि से, नेचर से अपने आप को कनेक्ट करिए। दूसरा, इम्यून योर सेल्फ इन ग्रेट, राइट, लेक्चर ऑफ म्यूजिक, मतलब अपने आप को डाल दीजिए ऐसे म्यूजिक के अंदर जो म्यूजिक आपको पॉजिटिव बनाते हैं। आप समझ रहे हैं। 4 एरियाज में नेक्स्ट जो एरिया है वो है मेंटल, राइट। ये क्या है? हम अपने दिमाग को जितना ज़्यादा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से लोड करेंगे उतना ही ज़्यादा सफल हो सकते हैं। मतलब हमारा आपका जो दिमाग है, इसमें कोशिश करो कि फालतू का कचरा, ये वो दुनिया भर की चीज़ें अपलोड ना हो। जितना ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ने वाली चीज़ें आप अपलोड करेंगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे बताया गया हमें आपको लिमिटेड करना होगा। हमें आपको सोशल मीडिया और टीवी, ये सभी चीज़ों को लिमिटेड करना होगा, तब आप इस बिज़नेस के अंदर सफल हो पाएंगे। अगर इन्हीं चीज़ों में पड़े रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, आप समझ रहे हैं। इसलिए हमें इनको जितना ज़्यादा इग्नोर कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा हम लोगों के लिए बेटर होगा, आप समझ रहे हैं। और इसमें लास्ट जो लाइन लिखी गई हमारे आपके लिए वो ये है, चेक योर परफॉर्मेंस। ये पूरी जो 7 हैबिट यहाँ मैंने बताई है, जो इस बुक ने बताई गई है, जो बुक के राइटर हैं उन्होंने हमें बताई है, स्टीफन राइट आर कवी जी ने जो हमें बताई है इसके बारे में। बुक में जो चीज़ें 7 हैबिट्स के बारे में डिस्कस करी गई हैं। और इस बुक को पढ़ने के बाद चेक योर परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ योर वीक। फिर 1 हफ्ते तक इस बुक में बताई हुई 7 हैबिट को फॉलो करिए। फिर 1 हफ्ते के बाद आप जरूर कमेंट टाइप करिए कि यार आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप समझ रहे हैं। तो ये था हमारा आज का बुक, जो कि बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट था, ओके, जिसके अंदर हमने लगभग 7 हैबिट के बारे में डिस्कस किया है। और इस बुक को राइट स्टीफन आर कवी जी ने लिखी है और बहुत ही पावरफुल बुक है। अगर आपको ये बुक समझ में आई है तो बहुत पावरफुल है। आप इस बुक को मंगा भी सकते हैं, आप ऑर्डर करके मंगा लीजिए अमेजोन से। लेकिन ये बुक हर एक डायरेक्ट सेलर के लिए कंपलसरी है। इस बुक के अंदर ये 7 हैबिट अगर अपने अंदर आप डाल लो तो इस बिजनेस में आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय